बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और ये सेकेंड ईयर की क्लास में 14 चैप्टर में है और थर्ड ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 10 में है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें एंड तक, आपको इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसके फार्मूलाज में, इसकी सॉल्यूशन में, इसके क्वेश्चंस में, दोनों रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये हैं क्या, रिग्रेशन है क्या, कोरिलेशन है क्या। व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन क्या है? Regression investigates the dependence of one variable on another variable। जी, रिग्रेशन तहकीक करेगा एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी दूसरे वेरिएबल पे। जिस वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक करेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और दूसरा इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल y ऑन x, हमसे ये पूछा जाता है कि आप y ऑन x फाइंड करें। इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हम कह सकते हैं कि y हाइट है और x एज है। आपको पता है एज आज़ाद है, एज ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाइट उस पर डिपेंड कर रही है, हाइट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर एज। क्लियर? कि रिग्रेशन में हम एक लाइन फाइंड करेंगे जिसमें हम एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक करेंगे दूसरे वेरिएबल पे कि कितनी है। जी स्टूडेंट्स, रिग्रेशन का तो आपको समझ आ गया। सिंपल रिग्रेशन, खसूसन जो सिंपल रिग्रेशन है जो अभी हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, उसमें एक वेरिएबल की एक वेरिएबल पे डिपेंडेंसी चेक करेंगे। सिंपल रिग्रेशन के अलावा अगर मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो उसमें एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करेंगे। चेक करेंगे कि एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल y है, डिपेंड्स ऑन x एंड z, यानी कि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे उसकी डिपेंडेंसी हमको चेक कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी है हमारे पास व्हाट इज़ कोरिलेशन। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को हम कोरिलेशन कहेंगे। x एंड y, दो वेरिएबल अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हैं तो उन दोनों में रिलेशन क्या है हम ये मेजर करेंगे और चेक करके बताएंगे कि क्या रिलेशन है दोनों में। पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। r की रेंज -1 से +1 तक हो सकती है। r इज इक्वल्स टू -1 हो सकता है, इसके दरमियान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? -1 का मतलब है कोरिलेशन इज़ नेगेटिव और इन्वर्स। ठीक है, कोरिलेशन नेगेटिव है या इन्वर्स है। 0 का मतलब है कि कोई रिलेशन नहीं है। r इज इक्वल्स टू 0 मीन्स देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। r इज इक्वल्स टू 1, दैट इज़ कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव और डायरेक्ट। कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या डायरेक्ट है, कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये है, या इन्वर्स का मतलब ये है कि x और y दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है। जी, आई होप स्टूडेंट्स आपको रिग्रेशन की और कोरिलेशन की समझ आ गई होगी कि ये डिपेंडेंसी चेक करेगा एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पे और ये कोरिलेशन चेक करेगा दोनों वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को मेजर करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू, इन्फॉर्म यू द फार्मूलाज सिंपल रिग्रेशन फार्मूलाज। We have two equations, y on x and x on y. We can ask in question find y on x or we can ask x on y। हमसे इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, y on x या x on y। जी, y on x के लिए इक्वेशन क्या होगी? y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और x on y के लिए इक्वेशन क्या होगी? x यानी कि जो पहले होता है उसको हमने पहले लिखना होता है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब इस सिचुएशन में ये चीज़ डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट। y डिपेंड ऑन x, यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड ऑन y इंडिपेंडेंट। क्लियर?
अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो आई हैं इक्वेशंस, इनमें ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करके पुट करनी है और हमारी इक्वेशंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ये ए और बी के फार्मूलाज हैं, और एक नहीं कई फार्मूलाज हैं। इस चैप्टर में फार्मूलाज बहुत हैं, लेकिन ओवरऑल ये इजी चैप्टर है और इजी टॉपिक है। कैलकुलेशन जस्ट रह जाती है, फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे और कोई बहुत मुश्किल फार्मूलाज भी नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब y ऑन x के फार्मूलाज यहाँ हैं, x ऑन y के फार्मूलाज यहाँ हैं। b के अकॉर्डिंग फार्मूला जब हम लिखेंगे तो b के साथ देखें छोटा सा सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, yx। ये क्यों लिखा है? क्योंकि y ऑन x थी, yx। इसके साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, xy। क्यों? क्योंकि x y इस तरतीब से हैं। जी, by(x) इज इक्वल टू n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y होल डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। और यहाँ पे देख लें इस फार्मूले से इस फार्मूले में कैसे कन्वर्ट होगा, जस्ट आपने रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y पुट कर लेना है। अब डिवाइड में देखें यहाँ पे x था, इधर y आ गया, इधर x था, इधर y आ गया। ऊपर देखें अगर तो इधर अगर x की जगह y हो गया है और इधर y की जगह x हो गया, तो ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए दोबारा उनको उसी फॉर्म में लिख दिया। समीशन x की जगह समीशन y पुट कर दिया और समीशन y की जगह समीशन x पुट कर दिया, फिर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि ऊपर वाली जो न्यूमरेटर की है फिगर वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। यहाँ पे बाद में x है और यहाँ पे बाद में y है। जी, ये फार्मूला स्टूडेंट्स मोस्ट यूज फार्मूला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक्स वाई का कॉलम दिया जाए और पूछा जाए कि आप क्वेश्चन फाइंड करें, तो आप ये फार्मूला फाइंड कर लें। ये भी फार्मूलास हैं, ये भी आपको याद करने हैं। ये भी फार्मूलास हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग, ये भी आपको याद करने हैं। और ये भी फार्मूलास हैं, ये भी आपको याद करने हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई भी फार्मूला दिया ना हो कि ये फाइंड करना है और इसके मुताबिक पूरी हो रही हो, तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट, ये तो फार्मूला मोस्ट यूज्ड फार्मूला आपने याद करना है, ये सब भी याद करने हैं। अब ए के ये फार्मूला क्या है, a y x इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। a x y इज इक्वल्स टू x बार माइनस b y बार। जी, याद कैसे करना है, जो पहले है उसको पहले बार लिखना है, y बार माइनस b यहाँ पे जो रिज़ल्ट b का निकला होगा वो पुट करना है। बाद में x है तो x बार माइनस b y बार। ये हमारे पास b का रिज़ल्ट आ गया, ये हमारे पास a का रिज़ल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन में देखें हमें वैल्यूज़ क्या गिवन है। x और y का कॉलम गिवन है हमें, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन भी इसको कहते हैं, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, यानी कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं क्लास, ये आपने बड़े ध्यान से इनका नाम याद करना है। b को रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं, by(x) और bxy। जी, अब इस क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है, और कॉलम हमें x y के दो कॉलम दिए हैं। अब पहले हम लाइन पे काम करेंगे, y ऑन x हमें फाइंड करना है। वी नो दैट y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। अब स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ लाइन पूछी गई और कहा ना गया हो कि y ऑन x फाइंड करना है या x ऑन y, तो आपने प्रेफर y ऑन x को करना है, y ऑन x फाइंड कर लेनी है आपने। वी नो दैट y इज इक्वल्स टू a प्लस bx, ये फार्मूला है इक्वेशन का। अब इसमें b का फार्मूला मोस्ट यूज्ड फार्मूला आपने लगाना है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये फार्मूला और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सम है, ये सब आपने कहाँ से लेने हैं, आपने कॉलम्स को सम अप करना है, कॉलम्स बनाने हैं। यानी कि समेशन से आगे एक्स वाई है तो मीन्स एक्स वाई का कॉलम बनाना है,
इधर समीशन के आगे एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर का भी कॉलम बनाना है। जी स्टूडेंट्स, ऐसे आपने एक्स वाई का कॉलम तो मौजूद था, तो आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है और एक कॉलम बनाना है। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इस कॉलम का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख देंगे। लास्ट में आपने इनको सम अप करना है, इन सब कॉलम्स को आपने सम अप करना है और ये फिगर्स आपने फार्मूलास में पुट करने हैं। यहाँ पे ये देखें, फार्मूलास में आपके सामने मैंने यहाँ पे ये फिगर्स पुट किए हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। ये ऊपर वाला फिगर आ गया और नीचे वाला फिगर ये आ गया। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का रिज़ल्ट, बी फार्मूले का रिज़ल्ट आ गया 2.831। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास हमने फाइंड करना है ए का रिज़ल्ट। ए का फार्मूला क्या है, ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब वाई बार का क्या फार्मूला होता है, ये भी निशानी आपको पता है ना, जो पहले फिगर है वाई, तो वाई बार पहले, जो बाद में है उसको बाद में। वाई बार का फार्मूला है समेशन वाई ओवर एन, एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। बी का जो रिज़ल्ट यहाँ पे आपका निकला है, ये आपने रिज़ल्ट पुट करना है इस जगह पर और सारे फिगर्स पुट करने हैं। आपने इसको डिवाइड किया, इसे मल्टीप्लाई किया, आपका ये माइनस करके ये रिज़ल्ट आ गया ए का। जी स्टूडेंट्स, ए का भी रिज़ल्ट आ गया, बी का भी रिज़ल्ट आ गया। हेंस डिजायर्ड एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब इस लाइन में ए की जगह और बी की जगह वैल्यू पुट करें तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसके ऊपर हैट डालते हैं वाई के ऊपर, क्योंकि ये एस्टिमेट हो चुका है। एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बी वाई एक्स इज इक्वल टू, अब देखें रिग्रेशन लाइन तो फाइंड हो गई है, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट मैंने आपको बताया बी को कहते हैं। तो बी ये रिज़ल्ट बस आप लिख लें तो ये सेकंड बी जो हमसे पूछा गया है ये भी आ गया है। यहाँ पे ये वैल्यू बी की आप पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये क्या शो क्या कर रहा है, मैयर क्या कर रहा है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू क्या मैयर करती है, वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू मैयर करती है। वाई इंक्रीज बाय 2.831, ये वाई की वैल्यू 2.831 से इंक्रीज़ करेगी अगर हम एक्स को इंक्रीज़ करें यूनिट, एक डिजिट इंक्रीज़ करें, एक डिग्री इंक्रीज़ करें, यानी कि एक्स में एक यूनिट इंक्रीज़ से वाई में कितना चेंज आएगा, इंक्रीज़ आएगा 2.831, वाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर, एक्स में एक यूनिट चेंज करने से वाई में 2.831 वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हमारे पास इसका इंटरप्रिटेशन है। जी आई होप स्टूडेंट्स आपको रिग्रेशन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। खैर इसके क्वेश्चंस को मैं दोबारा से एक बार डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट फ़िलहाल हम सेकंड जो इसमें हमारा टॉपिक है कोरिलेशन हम करेंगे। कोरिलेशन को स्टूडेंट्स डिनोट आर से किया जाता है और इट इज़ डिनोटेड बाय आर। होता क्या है कोरिलेशन, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को हम कोरिलेशन कहेंगे। इसको डिनोट आर से किया जाता है। इसके रेंज -1 से +1 तक है, यानी कि -1 से +1 के दरमियान कोई भी फिगर इसका आ सकता है। इवन -1 +1 भी आ सकते हैं। -1 या +1 आने की सूरत में या इनके करीब करीब रिजल्ट आने की सूरत में हमारे दोनों वेरिएबल स्ट्रॉन्गली रिलेट कर रहे होंगे, स्ट्रॉन्गली रिलेशन में होंगे। इधर हुआ तो इन्वर्स रिलेशन, इधर हुआ तो प्लस रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। जी अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात एक बताऊं आर के बारे में कि आर, अगर आर वाई एक्स फाइंड करें या आर एक्स वाई फाइंड करें, आर यू वी फाइंड करें, आर वी यू फाइंड करें, ये सब आपस में बराबर हैं। किसके बराबर हैं, आर के बराबर हैं। R is equals to n summation x y minus summation x summation y whole divided by under root n summation x square minus summation x whole square। दूसरे ब्रैकेट में आपने लिखना है n summation y square minus summation y whole square और is equals to आपने ये एक और फार्मूला है, मोस्ट यूज फार्मूला ये है और आपने
ये फार्मूलाज, ये फार्मूलाज, ये फार्मूलाज, ये फार्मूलाज, ये फार्मूलाज, ये सारे याद करने हैं। आपको कोई सा भी आ सकता है। मोस्ट यूज्ड फार्मूला ये ही है। और स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सब आर के बराबर क्यों हैं, यानी कि एक्स वाई हो, वी यू हो, यू वी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आर के बराबर क्यों हैं और आपस में मैच क्यों कर रहे हैं। इसके रीज़न ये है कि आर इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से। यानी कि आर में अगर कुछ प्लस माइनस कर दिया जाए, आर फाइंड करने के लिए वेरिएबल्स में अगर कुछ प्लस माइनस कर दिया जाए, आपको पता ना एक्स वाई से यू वी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, यानी कि एक्स और यू का रिलेशन होता है और वाई और वी का रिलेशन होता है। तो x से u में जाने के लिए x में कुछ माइनस प्लस या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और y में कुछ माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम v बना लेंगे। तो मींस के हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल करेंगे x y में, तो वो u v बन जाएगा। लेकिन r के बारे में कहा जा रहा है कि r इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, सो दैट हम x y में हों या u v में हों, r को फ़र्क नहीं पड़ता, r सेम ही रहेगा। बाकी ये फार्मूलास आपने याद करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे मज़ीद थे रिलेशन के। रिलेशन फार्मूलाज बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। जी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं? बी को कहते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी को कहेंगे बी वाई एक्स है या बी एक्स वाई है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर को कहेंगे। अब फार्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई। ये रिलेशन का फार्मूला है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को रिलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बाज़ क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको 2 कॉलम एक्स वाई के दिए होते हैं और कहा जाता है कि आप 3 कोफिशिएंट्स फाइंड करें। तो आपको पता है कि 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और 1 कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ये मिलके 3 कोफिशिएंट्स हो जाते हैं। यानी कि आपको क्लियरली कहा नहीं जाता कि आप रिग्रेशन फाइंड करें, कोरिलेशन, बस कहा जाता है 3 कोफिशिएंट्स फाइंड करें। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये तीनों फाइंड करने हैं। खैर, इन तीनों को रिलेट करने का ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि, और इसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि दोनों बी जो हैं, याद रखें, अगर इसका साइन माइनस में है तो इसका साइन भी माइनस में होगा, अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, यानी कि ये दोनों सेम साइन रखते हैं और वही साइन आर का होता है। इसलिए हमने यहाँ पे बाहर प्लस माइनस लगा दिया है कि अगर इसका साइन माइनस हो, इसका भी माइनस हो, अंदर लगाया हो, तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो आर का तो आंसर फिर प्लस में आ गया। इसलिए हम अंदर लगाने के बजाय बाहर एक दफ़ा वो साइन यूज़ कर लेंगे जो इन दोनों का साइन है। माइनस माइनस है तो बाहर एक बार माइनस लगा देंगे, तो आर भी ऑटोमेटिकली फिर माइनस में आ जाएगा। अगर दोनों प्लस में है तो बाहर प्लस कह लें कि हम एक्टिव कर लेंगे। जी, ये भी फार्मूलाज मौजूद हैं बी के, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के आर के साथ और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेशन फार्मूलाज हैं। बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर एस वाई ओवर एस एक्स, बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर एस एक्स ओवर एस वाई। ये भी फार्मूलाज आपने याद करने हैं। ये तीनों फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने करवाऊंगी कोरिलेशन का। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास x और y का कॉलम। x और y का कॉलम हमें गिवन है, पूछा गया है r की वैल्यू। वी नो दैट r का फार्मूला तो आपको पता है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। अच्छा स्टूडेंट्स, r में आपको मैं बताऊं कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है ना, वो एज इट इज़ जो b के फार्मूले के ऊपर आता है ना, है वही है, कोई चेंज नहीं है। और डिवाइड में जो b के दोनों फार्मूलाज के नीचे आता है ना, एक फार्मूले के नीचे ये और एक फार्मूले के नीचे ये, तो r में दोनों डिवाइड में लिखते हैं होंगे और 2 चीज़ें डिवाइड में लिखी हैं, इट मीन्स स्क्वायर का है पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम अंडर रूट साथ ही ले लेंगे। डिवाइड में देखें अंडर रूट हमने लिया है क्योंकि 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 कह लें फार्मूलाज को मल्टीप्लाई किया है।
तो उसके बाद हमने ये फिगर्स इसमें कैसे पुट करने हैं, हमें फिर कॉलम्स चाहिए, एक्स वाई का कॉलम चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर का कॉलम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉलम 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 8 स्क्वायर और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। जी क्लियर। ये हमारी सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट आर का आ गया 0.8। जी स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक करेंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन की तो बहुत इजीली समझ आ गई होगी कि आर हमने कैसे फाइंड किया। आर का आंसर देखें 0.8 आया है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आर का आंसर अगर आपका आ रहा है ना 12 आ रहा है, 20 आ रहा है, 100 आ रहा है, 102 आ रहा है, तो इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है पीछे। आर का आंसर -1 से +1 की रेंज में होना चाहिए, इसके दरमियान 0 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। इट मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आर फाइंड करना है। देखें इसमें भी तो आर फाइंड करना है और एक्स वाई का कॉलम गिवन है, तो पिछले ही फार्मूले से हमने क्यों नहीं कर लिया, हमने इसमें यू वी हमें क्यों नज़र आ रहा है ना कि हम क्वेश्चन में कहा नहीं गया कि आपने यू वी से सॉल्व करना है। जस्ट आपको एक्स वाई का कॉलम दिया गया है और फाइंड आपने करना है आर। यू वी में हमने कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि हम अपनी फिजिबिलिटी देखना चाहते हैं। यू वी में कन्वर्ट करने से डाटा इजी हो जाता है, डाटा की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। डिफ़िकल्ट कैसे थी मैं आपको बताती हूँ। देखें एक्स के कॉलम में देखें बड़े फिगर्स हैं, वाई के कॉलम में भी बड़े फिगर्स हैं, 100 अबव हैं। तो आपको पता है जब हम इसका स्केयर लेंगे, एक्स का स्केयर लेंगे, वाई का स्केयर लेंगे, कॉलम बनाएंगे, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी कि उनको डील करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए जब भी आप देखेंगे ना एक्स और वाई बड़ी वैल्यूज़ हैं तो आप यू वी का सहारा लें। अब एक्स से यू में कैसे कन्वर्ट करना है, वाई से वी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमने खुद से कुछ सपोज कर लिया है। ये लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस 69 एंड v इज इक्वल्स टू y माइनस 112। जी अब यहाँ पे आपको पता तो है कि u और x का रिलेशन है, v और y का रिलेशन है, लेकिन -69 ही क्यों किया गया और 112 माइनस क्यों किया गया। तो आपने 69 x के कॉलम से लिया, इस कॉलम से x के कॉलम में सेंटर की वैल्यू देखें 69। आप ये वैल्यू भी वैसे चूज़ कर सकते थे, x माइनस 78 भी लिख सकते थे u की जगह पे, x माइनस 89 भी लिख सकते थे, लेकिन आपने प्रेफर सेंटर की वैल्यू क्यों किया, क्योंकि ये भी बल्कि एग्जैक्ट सेंटर नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं, तो एग्जैक्ट सेंटर तो कोई भी नहीं बना। आप ये भी चूज़ कर सकते थे, ये भी चूज़ कर सकते थे, तो आपने 69 चूज़ किया, सेंटर की वैल्यू कोई सी भी चूज़ कर लें। नेक्स्ट y में आपने 112 चूज़ कर लिया, इसी के सामने जो वैल्यू है सेंटर की वो आपने वो चूज़ कर ली। इनमें से कुछ भी चूज़ हो सकता था, लेकिन आप सेंटर की वैल्यू चूज़ करें तो वो अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा। जी अब x माइनस 69 करके u का कॉलम बन गया कि 78 माइनस 69 इज इक्वल्स टू 9, 89 माइनस 69 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 20, 97 माइनस 69 इज इक्वल्स टू 28, 69 माइनस 69 0, 59 माइनस 69 ये माइनस में वैल्यू। इस तरह करके आपका u का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और v का कॉलम भी आपने माइनस करके निकाल लेना है। 125 माइनस 112 13, 137 माइनस 112 25, 156 माइनस 112 44, 112 माइनस 112 0, सो ऑन। ये आपके पास y का कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा v के कॉलम में। क्लियर। अब u v सेपरेट तो आ गया, अब आपने u का स्क्वायर फाइंड करना है और v का स्क्वायर फाइंड करना है और u v को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि r फाइंड करने के लिए हमें जो भी कॉलम हो दोनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए होता है r के फार्मूले के लिए। अब r का फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा u v के लिए कौन सा है। एक्स वाई के लिए तो हमें फार्मूला पता था, ये फार्मूला एक्स वाई के लिए था। अब सेम फार्मूला है, जस्ट आपने रिप्लेस कर लेना है, जहाँ जहाँ पे x लिखा है उधर u पुट कर लो, जहाँ जहाँ पे y पुट लिखा है उधर v पुट कर लो। जी ये फार्मूला स्टूडेंट्स।
आपका ये फार्मूला यू वी के अकॉर्डिंग बन गया है जस्ट रिप्लेस करने से। जहाँ x था वहाँ u और जहाँ y था वहाँ v पुट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यू वी का कॉलम चाहिए, उसका सम करना है, यू स्क्वायर का कॉलम चाहिए, उसका सम करना है, वी स्क्वायर का कॉलम चाहिए, उसका सम करना है। तो ये हमने आपके सामने यू वी स्क्वायर यू वी मल्टीप्लाई इनका कॉलम बनाए और उनको सम अप कर लिया है। ये सम ऑफ वैल्यूज सारी आपने इसमें पुट करनी है और आपने ये न्यूमरेटर अलग सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, तो आपके पास आर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइंड करना है y ऑन x। y ऑन x इसी इक्वेशन में, इसी क्वेश्चन में देखें यू वी का हमने यूज़ किया है और r निकाला है। r तो आपको पता है ना कि यू वी में कन्वर्ट करने के बाद भी आपको पता है r एक्स वाई का ही बराबर है, यानी कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि आर चेंज ऑफ आज़ाद है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से। आर यू वी का आंसर ही आर एक्स वाई का आंसर है, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन एक्स वाई में है तो उसी में ही रिज़ल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइंड वाई ऑन एक्स। वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वी ऑन यू। पहले आपने अपनी, अब ये देखें फाइंड y ऑन x, आपने y ऑन x फाइंड करना है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू v ऑन u, आपने इस इक्वेशन को v ऑन u में कन्वर्ट करना है। y ऑन x की बजाय v ऑन u में, y की जगह पे v लिख लिया, x की जगह पे u लिख लिया और ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब b इज इक्वल्स टू n समिशन यू वी माइनस समिशन यू समिशन वी डिवाइडेड बाय n समिशन यू स्क्वायर माइनस समिशन यू होल स्क्वायर। ये आपने b का फार्मूला यूज़ करना है। अब ये फार्मूला आपने कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकले हैं, जिनके सम निकले हैं, वो आपने एज इट इज़ यहाँ पे पुट करने हैं, इसको सॉल्व करना है, आपका बी का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आया कैसे है? जो बी का फार्मूला था ना वाई एक्स के लिए, बी वाई एक्स, उसमें जस्ट रिप्लेस आपने करना है। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ यू पुट कर लें, जहाँ वाई लिखा है उधर वी पुट कर लें। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बी का फार्मूला, ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ए का फार्मूला कैसे आएगा, उसमें भी जहाँ जहाँ पे एक्स था उधर वाई यू पुट कर लें, जहाँ वाई था उधर वी पुट कर लें। इसको सॉल्व करेंगे और आपका ये रिज़ल्ट आ गया, एक्स का ए का रिज़ल्ट आ गया। ए और बी दोनों के रिज़ल्ट आ गए। अब दोनों रिजल्ट्स को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? इक्वेशन तो निकल आई नहीं। यही मैं आपको बात बता दूं कि आर में तो हमने यू वी की मदद से निकाला और ये हमारा फाइनल आंसर था, लेकिन रिग्रेशन लाइन में ऐसा नहीं है। इसी मकसद, इसी बात को समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल करवाई गई है कि आपने डाटा को अपनी आसानी के लिए यूवी में कन्वर्ट किया है, उससे आपने इक्वेशन निकाली, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आपके ओरिजिनल डाटा की फॉर्म में होना चाहिए, जो कि वाई एक्स की फॉर्म में है, और पूछा भी हमसे वाई ऑन एक्स क्या है, और ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसकी मदद से अब हम इसमें जाएंगे वापस। खैर, ये ए बी की वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। जी स्टूडेंट्स, ये ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की इक्वेशन नंबर 2 में, और हमारे पास वी की ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद ये रिजल्ट्स आ गए। अब इससे हमने वाई ऑन एक्स में कैसे जाना है, रिप्लेस कर लें खुद से सपोज की गई वैल्यूज़। वी की जगह पे हमने क्या रखा था, लेट y माइनस 112, और u की जगह पे हमने क्या रखा था, x माइनस 69। अब आपने इसको ओपन करना है, ये आपने एज इट इज़ लिखनी है, इसको x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको ओपन किया, अब इसको सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे लिखा रहने दें, ये माइनस 83.97 इधर आ जाएगा और ये इधर लिख लें आप, माइनस 112 इधर है, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 112। अब इसको और इसको तीनों को सॉल्व करें और ये रिज़ल्ट आ गया, और प्लस ये लिखा रहने दें, वाई हैट इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन एक्स। ये आपका इक्वेशन का रिज़ल्ट आ गया है वाई ऑन एक्स की। यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हुआ कि हमने यूवी में कन्वर्ट ज़रूर किया था दरमियान में, लेकिन हमने आसानी के लिए और बाद में रिज़ल्ट को वापस कन्वर्ट भी कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने गिवन दैट एक क्वेश्चन करना है रिलेशन के फार्मूलाज यूज़ करने के लिए।
गिवन दैट बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.89 और आर का रिजल्ट है 0.82। पूछा गया है बी एक्स वाई, यानी कि एक बी दिया हुआ है, दूसरा बी पूछा हुआ है, आर भी दिया हुआ है। तो आर बी दोनों बी के दरमियान रिलेशन का जो फार्मूला है हम उसकी मदद से ये सॉल्व करेंगे। जी ये फार्मूला है रिलेशन का। वी नो दैट आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे b है। अब एक तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड करें, बोथ साइड स्केयरिंग करें, आपका ये आ जाएगा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो b का ये रिज़ल्ट आ गया जो कि 0.76 है। नेक्स्ट, गिवन दैट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एस एक्स एस वाई और आर ये तीन चीज़ें गिवन हैं और पूछी गई हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। We know that by(x) is equals to r(sy) over sx, bxy is equals to r(sx) over sy। अब यहाँ पे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है ये हमने पुट करनी है और आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए, b का रिज़ल्ट ये और इस b का रिज़ल्ट ये फार्मूलाज जस्ट आपको आने चाहिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक रह गया है रैंक कोरिलेशन का। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रैंक कोरिलेशन कोरिलेशन का ही एक हिस्सा है। रैंक कोरिलेशन में हम आते कब हैं? रैंक कोरिलेशन में हम तब आएंगे जब हमारे पास एक्स वाई दो कॉलम गिवन हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, लेकिन इसकी फॉर्म देखें, एक्स वाई का कॉलम गिवन तो है लेकिन देखें इसमें सारे फिगर्स मौजूद हैं तरतीब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखा जाए तो y में भी आगे पीछे हैं लेकिन ये सारे फिगर्स मौजूद हैं। इट मीन्स हमारा डाटा रैंक्ड है, रैंक हो चुका है। रैंक का मतलब ये होता है कि आप 1 2 3 तरतीब से उनको फिगर्स दे दें। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ओरिजिनल डाटा जो भी था उसको रैंक दिया गया तो आप खुद से भी रैंक दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने ये दिखाऊं, ये वाला आपके पास डाटा था तो इसको रैंक देना हो, इसको पूछा जाए कि इसमें रैंक कोरिलेशन फाइंड करें तो आपने कैसे रैंक देना है? इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? एक्स के कॉलम में 59, इसको आप 1 दे दें, इसकी जगह आप 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट 61 दूसरे नंबर पे है, इसकी जगह आप 2 लिख लेंगे। फिर 68 है, इसकी जगह आप 3 लिख लेंगे। ये आपके पास x का कॉलम बन गया। y के कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 107, इसकी जगह पे आप 1 लिख लेंगे। 108 की जगह पे आप 2 लिख लेंगे। ये आपके पास y का कॉलम बन गया। x का कॉलम भी रैंक से बन जाएगा, y का कॉलम भी बन जाएगा रैंक से। तो आपने अब इस पर रैंक्ड फार्मूला यूज़ कर लेना है अगर आपसे पूछा जाए तो। खैर इस क्वेश्चन में हमें बना बनाया रैंक दे दिया गया है और रैंक डाटा दे दिया है और रैंक फाइंड करना है, तो ये फार्मूला है। जी स्टूडेंट्स, स्पेसमैन इसको कहते हैं, इसका नाम है स्पेसमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन जो है ये स्पेसमैन साइंटिस्ट ने बनाया तो इसलिए उसी के नाम से ये फार्मूला रिलेट कर रहा है। RS इसको कहते हैं, एस स्पेसमैन से डिनोट करेगा। RS मीन्स रैंक कोरिलेशन या RR भी कहा जाता है। इज इक्वल्स टू फार्मूला है 1 - 6 समीशन d स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर -1। जी अब इसमें ये d क्या है? d हम सॉल्व करेंगे दोनों को माइनस करके, x और y को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। d इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, 1 - 2 2 - 4 यहाँ पे लिखते जाएँ, 3 - 3 0 4 - 1 3। d का कॉलम बन जाएगा और d स्क्वायर का कॉलम कैसे बनेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। ये सारे आपके पास d स्क्वायर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसको सम अप करेंगे 34। अब आपने इस फार्मूला में पुट कर देना है 1 - 6 34, समीशन d स्क्वायर की जगह पे आपने लिख देना है 34 होल डिवाइडेड बाय n आपने काउंट करने कितने हैं? तरतीब से आप काउंट करें 10 तक जा रहा है तो n की जगह पे 10, n स्क्वायर की जगह पे 100 यानी कि 10 स्क्वायर -1। आपने इसको सॉल्व किया और 1 में से माइनस किया तो 0.8 आ गया जो कि हाई कोरिलेशन है। ये हमारे पास हाई कोरिलेशन है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है XY, इसमें भी रैंक कोरिलेशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ज़रा हम देखते हैं कि रैंक्स मौजूद हैं 1, 2.5, 2.5। ये देखें 2 दफ़ा 2.5 क्यों है, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके अकॉर्डिंग समझ आ रही है कि यहाँ पे 2 और 3 था, जिसकी जगह दोनों की जगह 2.5, 2.5। तो ऐसा क्यों है जी स्टूडेंट्स? ओरिजिनल जो भी डाटा था उसमें इन दोनों जगहों पे सेम वैल्यूज़ थी, जो भी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी। अब वो दोनों सेम थी, इसलिए हम एक को 2 और एक को 3 तो कह नहीं सकते थे, इसलिए हमने दोनों को 2.5 दे दिया, जो कि 2 और 3 के दरमियान की वैल्यू है। क्लियर? यानी कि इस कॉलम में 2 टाइप्स मौजूद हैं। इस कॉलम में कितने टाइप्स मौजूद हैं? आप देखें 6 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। मीन्स हम यहाँ पे 5, 6, 7 देना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि ओरिजिनल वैल्यूज़ में तीनों वैल्यूज सेम थी तो हमने 6, 6, 6 दे दिया और फिर इसको सम अप किया और फिर हमने इस पे काम अप करना है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने डी फाइंड करना है। डी आपको पता है ना, x माइनस वाई फाइंड करके होगा, यानी कि 1 माइनस 2, 2.5 माइनस 4, ये रिजल्ट्स लिखने हैं। डी स्क्वायर कैसे आएगा? इस कॉलम का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दीजिए। ऐड अ क्वांटिटी दिस वन, देयर आर टाइज इन कॉलम x and also ties in column y. T is equals to 2, T is equals to 3 in column x, in column y। जी, पहले x के कॉलम में T 2 के बराबर है और y के कॉलम में T 3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज टाइज हो रही हैं और यहाँ पे 3 वैल्यूज टाइज हो रही हैं। अब यहाँ पे 2 की जगह पे t की जगह पे 2 पुट करेंगे और इसको प्लस के साथ t की जगह पे 3 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये 2.5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस। अब देखें ये फार्मूला वही है, ये फार्मूला, इसी फार्मूले में चूँकि ये टाइज वाला क्वेश्चन है ना, टाइज को भी डील करना है, तो टाइज की जो वैल्यू आपकी निकली है इस वैल्यू को इस फार्मूले में कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? इस d के साथ, यानी कि 6 एज इट इज़ आएगा समीशन डी स्क्वायर, ये 7 इसके प्लस कर लेंगे, यानी कि 6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके एडिशन के साथ। यहाँ पे देखें 1 माइनस 6, 8.5 कहाँ से आया? ये समीशन डी स्क्वायर, ठीक है। 8.5 में प्लस कर लेना ये टाइज वाली वैल्यू, जो आपका टाइज का फिगर आया। ये टाइज का फिगर तो आपको पता है, आपको इस फार्मूले से फाइंड करना है। और डिवाइड में आपको वो पता है n इंटू एन स्क्र माइनस 1, यानी कि 8 इंटू 8 स्क्र 64 माइनस 1। यह आपने सॉल्व किया, 1 माइनस किया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया r का। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी और रिग्रेशन और कोरिलेशन से रिलेटेड कोई आपको इशू नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है आप मुझसे पूछें, कोई मसला है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, आप मुझसे पूछें। थर्ड ईयर में भी पूछें और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछें। दोनों के सिलेबस का ये हिस्सा है और दोनों में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आप इसको चॉइस पे मत छोड़िएगा, इसको ज़रूर चैप्टर को कीजिएगा और कुछ भी समझना है मुझसे तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।